शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी खास पेशकश सरकार आपके साथ में, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यही रहता है कि जितनी भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें ताकि आप लोग उनसे जुड़कर उनका लाभ ले सकें। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है जो स्वरोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, नजर डालते हैं योजना के सार पर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में आगे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर इन उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए तो देश में रोजगार के ढेर सारे अवसर उत्पन्न होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये मूल रूप से क्रेडिट लिंक योजना है जिसकी शुरुआत सितंबर 2008 में की गई थी। इसके अंतर्गत नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने वाले उद्यमियों को मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन अगर आपका संबंध विशिष्ट वर्ग से है तो शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी के हकदार होंगे। विशिष्ट वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जन आते हैं। आकांक्षी जिलों के अलावा पहाड़ी और सीमावर्ती भागों को भी इसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। आपको बता दें कि निर्माण क्षेत्र में सब्सिडी के लिए पात्र परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए, जबकि सेवा क्षेत्र की 20 लाख रुपए है। सामान्य वर्ग के प्रार्थियों को कुल परियोजना लागत का महज 10%, जबकि विशिष्ट वर्ग वालों को सिर्फ 5% जमा करना है। अगर आप पहले से ही कोई उद्यम चला रहे हैं और उसका विस्तार या अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तब भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के ऋण की स्वीकृति के लिए आपका पुराना रिकॉर्ड जरूर देखा जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए अगर आप मार्जिन मनी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो निर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत अधिकतम 1 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए होनी चाहिए। इसमें NER और पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 15% है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल्स, धातु के सामान, लकड़ी का सामान, आभूषण या नारियल रेशे के उत्पादों के अलावा और भी बहुत से उद्यमों पर लागू है। 18 साल से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है। 2016 में इस कार्यक्रम के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। इससे पहले ये काम मैनुअल होता था और साल भर में औसतन 70,000 आवेदन ही प्राप्त हो पाते थे। लेकिन आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से इनकी संख्या 4 लाख तक जा पहुंची है। एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ी सभी इकाइयों की जियो टैगिंग भी शुरू कर दी गई है। इससे किसी भी समय इकाइयों की वास्तविक भौतिक स्थिति और उसके प्रदर्शन को सत्यापित करना आसान हो गया है। 2008 से लेकर अब तक 8,37,000 इकाइयों को 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की मार्जिन मनी सब्सिडी दी जा चुकी है और इन इकाइयों ने 68 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इनमें से 80% इकाइयां गांवों में हैं और करीब 2,59,000 इकाइयों की मालिक महिलाएं हैं। महिला मालिकों में से आधी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आती हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आवेदनों की जांच और अग्रेषण की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर केवल 26 दिन कर दी है। इसके अलावा बैंकों के साथ मासिक समन्वय बैठकें शुरू की गई हैं, जिससे लाभार्थियों को समय पर ऋण का वितरण सुनिश्चित हुआ है।
तो ये था योजना का सार। जाना आपने कि आखिर ये कार्यक्रम है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इससे जुड़ आप कैसे सकते हैं, इसके बारे में भी तो जानना बाकी है। बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है ये जानने का कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं, यानी कि इस कार्यक्रम से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है। आइए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको KVIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। यहाँ आपको आधार नंबर लिखना है और अपनी स्पॉन्सरिंग एजेंसी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन करना है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर मेंशन करना है। इसके बाद यूनिट लोकेशन और प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस मेंशन करना है। आपको अपनी टाइप ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट करके बिजनेस डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपने EDP ट्रेनिंग पहले से की हुई है तो उसकी जानकारी देनी है, वरना आप ऑनलाइन या ऑफलाइन EDP का चयन कर सकते हैं। फिर आपको बिजनेस की प्रोजेक्ट कॉस्ट और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करनी है और फाइनेंसिंग बैंक का चयन करना है। आप 2 फाइनेंसिंग बैंक्स की डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन डिटेल्स को सेव करना है। ऐसा करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड रिसीव होगा, जिससे आप एप्लीकेशन फिल करने के लिए लॉगिन करेंगे। फिर मेंशन किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए अपलोड करना है। इसके बाद स्कोर कार्ड फिल करना है। स्कोर उसी मेथोडोलॉजी से एप्लीकेशंस का मूल्यांकन करता है जो बैंकों द्वारा लोन अप्रूवल के लिए अपनाई जाती है। स्कोर एजेंसी लेवल पर बेनिफिशियरीज के चयन का बेसिस भी है। स्कोर कार्ड में अपने डिटेल्स जैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज, एक्सपीरियंस आदि फिल करके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और रेस्पेक्टिव एजेंसीज को प्राप्त हो जाएगी। उद्यमिता के अपने सफर में आप भारत सरकार की PM-EGP योजना की मदद से बहुत कम पूंजी से कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में आपने जान लिया कि किस तरह से आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन कई सवाल अभी भी होंगे आपके पास जिनका जवाब आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। योजना क्या है, किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं, ये सभी हमने जान लिया है, लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल हमारे मन में जरूर उठ रहे हैं। आइए इनके जवाब जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ का। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। बहुत कुछ जाना है आपने, लेकिन अभी भी बारीकियों को समझना बाकी है, जिस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ सुप्रियो घोष जी उपस्थित हैं। बता दें ये निदेशक हैं MSME में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। तो सबसे पहले आइए हमारे विशेषज्ञ से यही जान लेते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम है क्या कहेंगे आप सर इस संदर्भ में? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 साल से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तहत इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र या सर्विस क्षेत्र में कोई इकाई सेटअप करने के लिए बैंक लोन लेते हैं। भारत सरकार की तरफ से उसमें मार्जिन मनी सब्सिडी का सहायता प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केंद्रीय स्तर पर और राज्य खादी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और कॉयर इकाइयों के लिए कॉयर बोर्ड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तहत इसको इंप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लोग भी उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाती है हमारी सरकार द्वारा, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी यहाँ पर आपको मदद मिल सकती है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मैंने भी कहा कि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो लाभ ले सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। क्या जिनके पहले से ही व्यवसाय चल रहे हैं, उद्यम का हिस्सा हैं, क्या वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं? देखिए, ये जो कोई नया यूनिट सेटअप कर रहे हैं वो इसका सहायता ले सकता है और सहायता का जो राशि है, अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किसी को कोई इकाई का लगाना है तो उसके लिए 50 लाख तक उनका प्रोजेक्ट का जो साइज है वो बन सकता है और जहां वो सर्विस क्षेत्र है उसमें 20 लाख तक। और इसमें जो सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से, जो सामान्य श्रेणी के जो भी आवेदनकारी होंगे, एप्लीकेंट होंगे, व्यक्ति होंगे, उनको शहरी इलाके में 15%, ग्रामीण इलाके में 25%, और जो विशेष श्रेणी के आते हैं जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, अल्पसंख्यक, जो हमारे एस्पिरेशनल आकांक्षी जिलाएं हैं या बॉर्डर या हिली जिलाएं हैं, उनसे जो आएंगे उनको 25% सहायता सब्सिडी मिलेगा शहरी इलाके में, और ग्रामीण इलाके में मिलेंगे 35% तक। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप नए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हैं, नया कोई सेटअप शुरू करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप इससे जुड़ सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से उद्यमों को शामिल किया गया है? क्या केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लगानी है? कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहे, कोई टेक्सटाइल के क्षेत्र में जाना चाहे, क्या वो भी जुड़ सकता है इससे? बिल्कुल, देखिए, इसमें नॉन फार्म क्षेत्र की कोई भी इकाई लगाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के कुछ दृष्टांत दें तो उसमें किसी को टेक्सटाइल का कोई यूनिट लगाना है, किसी को फूड प्रोसेसिंग का कोई यूनिट लगाना है, ग्रामीण इंजीनियरिंग का कोई यूनिट लगाना है, सर्विस सेक्टर का कोई यूनिट लगाना है, सभी यूनिट ये लगा सकते हैं। सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स जो हमारे नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, जैसे कोई टोबैको या तंबाकू से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परमिसेबल नहीं है, फिर लिकर से रिलेटेड कुछ प्रोसेस उसको अनुमोदन नहीं दिया जाता है, मीट स्लॉटर से रिलेटेड किसी को अनुमोदन नहीं दिया जाता है, जो रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं वो प्लास्टिक को अलाउ नहीं किया जाता है। बट उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का, नॉन फार्म का कोई भी इकाई इस स्कीम के तहत सेटअप किया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए, अगर आप भी अब शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटे स्तर पर ही सही, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ संपर्क करना है, आइए जान लेते हैं। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई लगाना चाहता है अपनी कोई इकाई, तो कहाँ संपर्क करें? क्या डिजिटली भी कर सकते हैं या फिर कहीं जाना होगा? 2016 साल से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जो भी आवेदनकारी है, उनका जो आवेदन की प्रक्रिया है, इसे संपूर्ण तरफ से ऑनलाइन कर दिया गया है जी। इसमें हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का एक पोर्टल है जो है kviconline.gov.in। उस पोर्टल में जाके ऑनलाइन उन्हें दरखास्त करना पड़ता है, और जब वो ऑनलाइन दरखास्त करते हैं तो उन्हें अपने बारे में अपने उनका जो आधार कार्ड या उनका जो भी एड्रेस है, उन डिटेल्स उनको देना पड़ता है, क्योंकि इसमें
वर्ग के मुताबिक सब्सिडी दिया जाता है, तो अगर किसी का कास्ट या कोई रीजन से वो बिलोंग करते हैं, उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देके उनको चयन करना पड़ता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो जैसे मैंने कहा कि खादी बोर्ड हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो सकते हैं, खादी कमीशन हो सकता है, और उनके साथ साथ कौन से दोनों बैंक से कोई 2 बैंक के ब्रांच को उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जहां से वो क्रेडिट या लोन लेना चाहेंगे। ये एप्लीकेशन करने के बाद वो जब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास जाता है, उसके बाद उनके पास 1 महीने के अंदर वो जो बाकी कागजात सपोर्ट के होते हैं, वो कागजात लेके उनका जो आवेदन है उसे जो भी बैंक को उन्होंने चुना है उस बैंक को दिया जाता है, और बैंक उसके बाद उसमें निर्णय लेता है। वो बुलाते हैं, उनका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उनको देख के देखते हैं क्या होता है, और जब ये लोन सैंक्शन हो जाता है उसके बाद जब आवेदनकारी को ये इंफॉर्मेशन जाता है तो उनको आके अपना जो किस्त है, जो भी साधारण श्रेणी का है उनको 10%, और जो आपके स्पेशल कैटेगरी के हैं, विशेष श्रेणी के हैं, उनको 5% अपना प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है बैंक को। उसके बाद उनका लोन रिलीज हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है। तो जो जैसे आपने जिक्र किया कि 10% देना होगा, क्या वो एक ही बार में देना है या फिर किश्तों में दिया जा सकता है? नॉर्मली अपना जो इनका जो किश्त है उन्हें एक ही बार में देना पड़ता है 10%, और उसके साथ साथ जो विशेष श्रेणी का है उनको 5% देना होता है। जो मैं कहना चाहता था, ये जो हर स्तर है, हर स्टेज है, पहले उन्होंने अप्लाई किया, उनका एप्लीकेशन पहले इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास गया, उनसे आगे बैंक तक गया, फिर बैंक ने उनका जो भी आवेदन है उसमें निर्णय लेके उनको लोन दे दिया है। ये सभी जो स्टेजेस हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उनका ईमेल, उनका मोबाइल में एज अ टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसके बारे में उनको पता है कि अभी उनका प्रपोजल कौन से स्टेज पे है। तो यहाँ पर पारदर्शिता भी रखी गई है, ट्रांसपेरेंसी पूरी है कि आपका जो आवेदन है वो किस स्तर पर है, आपको पता चल जाएगा। और कितने समय में हो जाता है बता दिया गया है कि महीने भर का समय लगता है। बस वेरिफिकेशंस यहाँ पर पूरी प्रॉपर होती हैं। अगर हम पूरी जांच नहीं करेंगे तो फिर कैसे ऋण दिया जाएगा? इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ही पूरा हो जाता है वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको अपनी किस्त देनी है, फिर आपका ऋण यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, ऋण आपको मुहैया कराया जाएगा। आप उसका लाभ ले सकते हैं, अपना जो भी उद्यम है, जो भी इकाई है, उसको सेटअप कर सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई युवा है हमारे, मान लीजिए उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहा है, उन्होंने पूरी डिटेल रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सब कुछ यहाँ पर सबमिट कर दी है, लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या ट्रेनिंग का भी कोई प्रावधान है इसके अंतर्गत या फिर वो अलग से लेनी होगी? देखिए, तो इसमें क्या है, जो आवेदनकारी है उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जब अपना आवेदन कर रहे हैं उसके साथ उनको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है, जो बैंक के पास जाता है, क्योंकि बैंक अपना जो भी निर्णय है, उनका प्रोजेक्ट वो क्या करना चाहते हैं उसके बेसिस में लेते हैं। तो इसमें जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ये इकाई लगाना चाहते हैं, उनको मदद करने के लिए भी हम KVIC की तरफ से काफी प्रावधान किए गए हैं। जैसे हमारा जो मैं पोर्टल की बात कर रहा हूं, उस पोर्टल में करीबन 400 के आसपास मॉडल DPRs हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस क्षेत्र के अलग अलग जो इकाई हो सकते हैं, जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में है। वहां से वो कंसल्ट करके उनको आइडिया लगेगा कि कैसे वो DPR बनते हैं। इसके अलावा खादी कमीशन की तरफ से विभिन्न राज्य में मार्केटिंग, बैंकिंग और टेक्निकल एक्सपर्ट को भी नियोग किया गया है कि अगर किसी को एप्लीकेशन करने में कोई कठिनाई आ रहा है तो वो उनसे भी बात कर सकते हैं कि मैं अपना एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूं उसको मैं कैसे सुधारूं। इसके अलावा जो एक वीडियो ट्यूटोरियल भी हमारा पोर्टल में है, जो ट्यूटोरियल को देखते देखते वो अपना एप्लीकेशन को भर पाए। हम इसके सिवा 2 दिन का एक फ्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें कोई भी ऑनलाइन उसमें भाग ले सकते हैं, और उसमें भाग लेते हुए उन्हें ये आइडिया लगता है कि अगर हमें अकाउंटिंग करना है, हमें मार्केटिंग करना है, हमारा ऑपरेशन कैसा होगा, उसके विषय में उनको ये ज्ञान, ये सब जो है जब ये प्रपोजल बना रहे हैं, जब वो एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, उस समय उनको ये सब सहायता दिया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कितनी, हम कह सकते हैं हर स्तर पर मदद दी जा रही है कि आपसे कोई भी चूक ना हो जाए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना चले जाए, ताकि
आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। इसके लिए देखिए पूरी आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। बस क्या करना है, आपको पोर्टल का यहाँ पर रुख करना है। वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, साथ ही साथ ये ट्यूटोरियल्स का हम कह सकते हैं मदद भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऋण जो है मिल गया, उसकी भरपाई भी यहाँ पर करनी होगी, वो बैंक को वापस भी करना होगा, उसके लिए कोई इंटरेस्ट रेट भी है या फिर अलग अलग बैंक ने डिसाइड किया हुआ है? देखिए, जो इसमें देखिए, एक तो अगर हम जो पैसा वो मांग रहे हैं उसमें बैंक लोन मेन उसका कंपोनेंट है। उसके अलावा जैसे हमने कहा 5 या 10% उनका खुद का कंट्रीब्यूशन है। अब बाकी जो अमाउंट वो बैंक से लेते हैं उसमें 15 से 35% तो भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी जाता है। जो बाकी अमाउंट है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 5 से 7 साल हमने देखा है नॉर्मली जो लोन रीपेमेंट का समय होता है, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक अपने हिसाब से करते हैं। वो आरबीआई के रेगुलेशन के तहत बैंक अपना डिसाइड करते हैं, लेकिन हम हमेशा बैंक के साथ बात करते हैं, डीएफएस के थ्रू भी हम बैंक के साथ बात करते हैं कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे वो एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, ज्यादा ना हो, जिससे कि वो अपना जो इकाई लगा रहे हैं वो सक्सेसफुली आगे ले जा सके। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर इस चीज का भी बेहद ध्यान रखा गया है। अब आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर ऋण ले लिया मैंने, अपना स्टार्टअप भी यहाँ पर सेटअप कर लिया है, वो चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं चल पाया, इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? रीपेमेंट तो करनी ही होगी लोन की, तो उसमें क्या थोड़ी समय अवधि बढ़ाई जा सकती है? कोई यहाँ पर रियायत दी गई है? देखिए, इसमें 2 चीज है। एक तो बैंक के साथ जो उनका संपर्क है, वो बैंक के साथ ही वो जो व्यक्ति हैं उनको उसको सेटल करना पड़ता है, जो भी भारत सरकार का और आरबीआई की गाइडलाइंस है उनके तहत जी। लेकिन हमारे मंत्रालय की तरफ से और खादी कमीशन की तरफ से जो ये सहायता है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस तक है, उसके आगे भी ये सहायता दिया जाता है। वो उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। देखिए, पहला है कि जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, चाहे वो खादी बोर्ड हो, डीआईसी हो, स्टेट के केवीआईसी हो, ये एक प्रोजेक्ट लगने के बाद समय समय में वो इकाई के पास जाते हैं, उनसे वो बात करते हैं, उनसे वो समझना चाहते हैं कि आपने एक यूनिट सेटअप किया है, उसको आगे ले जाने में आपको क्या क्या परेशानी हो रहा है। उस परेशानी को, उसके लिए उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे खादी कमीशन है, वो भी ये जो पीएमईजीपी के जो अलग अलग यूनिट्स बने हैं, जो इकाई बने हैं, उनसे जो सामान बनते हैं उसको डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशंस में कभी कभी ले जाके उनका मार्केटिंग लिंकेज को सेटअप करने में मदद करते हैं। हमारे जो खादी के आउटलेट्स हैं उनमें भी पीएमईजीपी इकाइयों से बड़ा बनाया हुआ जो सामान है उसका डिस्प्ले और सेल होता है। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने एक ऑनलाइन एक ई मार्केटिंग की पोर्टल भी बनाया है, जिसके चलते जो खादी के जो पीएमईजीपी के जो इकाई है वो अपना सामान ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ये कोविड के समय जब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल सेल्स चैनल के ऊपर ज्यादा उसमें कंसंट्रेट किया गया है, उस समय काफी सहायक हुआ है। और एक और चीज, अगर ये स्कीम अपना जो उन्होंने लोन लिया है वो लोन वो 5 या 7 साल के अंदर वो जैसे भी उनको किस्त में चुका देना है वो चुका दें, उसके बाद उनके यूनिट्स को अपग्रेड करने के लिए 1 करोड़ रुपया तक उनको सेकंड असिस्टेंस भी मिलता है। उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान तौर पर ही नहीं बल्कि आगे बाद में भी, और अगर आपको ग्रो कराना है तब भी यहाँ पर मदद दी जा रही है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अंतिम सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, हमारे सभी दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें कि इस प्रोग्राम से जुड़कर किस तरह से वो अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं? देखिए, ये स्कीम जो है ये 2008 साल से है। तब 2 स्कीम हुआ करते थे, एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट का स्कीम था जिसका नाम था REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम को मर्ज करके ये पीएमईजीपी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो लक्ष्य था वो मूलत ये था कि जो ग्रामीण इलाके के व्यक्ति हैं उनको अपने ही घर में, अपने ही आसपास इकाई सेटअप करें, जिससे उनको शहर में जाके जो अर्बन माइग्रेशन, रूरल माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज हैं, उसको कंट्रोल किया जाए और ये फैसिलिटीज उनको अपने
ग्रामीण इलाके में दिया जाए। और देखिए इसमें क्या हुआ है, करीबन 8.5 लाख यूनिट्स बने हैं और अगर हम पिछला कुछ साल में देखें तो इस स्कीम ने काफी अच्छा इसका रफ्तार रहा है। 2021-22 की अगर हम बात करें तो एक साल में, और वो कोविड का साल है, उस साल में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बना है। 1 लाख से ज्यादा यूनिट बना है, जिससे करीबन 8 लाख, अनुमानिक 8 लाख लोगों को इसका सुविधा मिला है, रोजगार मिला है। तो हमारा जो लक्ष्य है, भारत सरकार को जो लक्ष्य है, एमएसएमई मंत्रालय केवीआईसी के थ्रू इस स्कीम को हर जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रिंट मीडिया में पब्लिसिटी के अलावा हम स्कूल और आईटीआईज में जाते हैं, जहां पीएमईजीपी की फिल्म के बारे में हम छात्राओं को बताते हैं और बोलते हैं कि इनका सुविधा लिया जाए। तो प्रचार प्रसार भी हम कह सकते हैं काफी गांव अच्छे में स्तर पर अवेयरनेस हो रहा है। प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम लिया जा रहा है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए और जो हम सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को बनाएं। और ये एक यूनिट अगर बन जाए तो वो यूनिट अपने भारत की जो आर्थिक प्रगति है, अपना सेल्स और टर्नओवर से और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से इसको काफी हद तक इसका सक्सेस रहा है। और मैं 2 चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक तो है, देखिए हमारे 80% जो इकाई है वो ग्रामीण इलाके में बना है, और दूसरा है जो हमारे स्पेशल कैटेगरी है उसमें एससी, एसटी और महिला उद्यमों का संख्या करीब 50% जो हमारे इकाई बने हैं उन्हीं से है। तो इससे क्या है, सोशल और जेंडर और रीजनल इन सभी जो डिस्पैरिटीज हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अभी तक काफी लोग इस प्रोग्राम से जुड़कर लाभान्वित हो चुके हैं और पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं कि केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग इससे जुड़ें और इसका पूरा लाभ लें और इस प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम जरूर बनाएं। तो बिल्कुल आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार। तो ये है हमारी सरकार का एक अहम कार्यक्रम जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब आप भी इससे जुड़ सकते हैं। क्या है पूरी प्रक्रिया, आपने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। इसी के साथ बता दें कि अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com। आप साथ ही साथ फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप हमारे पेज पर अपने सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या फिर कोई कार्यक्रम के लिए सुझाव है तो वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना के बारे में करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।